नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जेडीयू के कार्यकारिणी की अहम बैठक की। तो आज पटना में सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दोपहर 2:30 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी। कल पहले दिन की बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें आज होने वाली बैठक के एजेंडे तय किए गए। आने वाले समय में पार्टी मजबूत कैसे हो, इस पर भी आज विस्तार से चर्चा होने वाली है। एक राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जिसमें प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो देश का है उसकी चर्चा होगी। नंबर 1। नंबर 2, बिहार चुनाव में जो पार्टी का रहा है उस पर एक प्रस्ताव है। आने वाले समय में जो जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें जेडीयू की क्या भूमिका हो रही है, उन सब चीजों को लेकर प्रस्ताव हों। कल प्रस्ताव रखे जाएंगे, उस पर बहस होगी, वो पास किए जाएंगे। तो देखिए, बड़े फेरबदल को लेकर भी फैसले हो सकते हैं। आज दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने पर भी आज मंथन हो सकता है। अहम मंथन जेडीयू का आज महामंथन कह ले। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में जाने पर भी चर्चा आज संभव है। चिराग पासवान पर बीजेपी के रुख पर भी आज चर्चा हो सकती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और इसके अलावा नए चेहरों को भी मौका देने की बात कही जा रही। संगठन विस्तार पर भी चर्चा होगी। बिहार चुनाव में कई सीटों पर हार हुई और हार की वजह को भी तलाशा जाएगा। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, कितना अहम इस बैठक को माना जाए और क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए अनूप, इस बैठक को इसी मायने में आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई 26 तारीख को कल देर शाम और लगभग 2 घंटे तक बैठक चली, उसके बाद जब केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उसे जेडीयू बहुत आहत है। तो इस एक लाइन से आप मजमून समझ सकते हैं कि आज की जो बैठक है उसमें क्या कुछ होने वाला है। और साथ में उन्होंने ये भी बहुत जोर देकर कहा कि हमारा गठबंधन बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ बिहार में है, बाहर नहीं। हम बंगाल चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो परिस्थितियां चुनाव में गड़बड़ाई थी, जो सीट की संख्या घटी थी, वो किस वजह से हुई, इस पर भी चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के तेवर तल्ख थे कल बैठक में, 2 घंटे के बाद बैठक में, और कई सारे एजेंडा तय किया गया। आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति क्या होगी, संगठन मजबूत कैसे होगा, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं, तो उसमें जेडीयू की रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जेडीयू को चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीट क्यों नहीं मिली, इस पर विस्तृत चर्चा होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। चिराग फैक्टर पे भी चर्चा होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पे भी जो घटना घटी उस पर भी चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है, कई सारी ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें 62 सदस्य हैं जो आज इस बैठक में भाग लेंगे। और उसके बाद 2:30 बजे जेडीयू की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार सहित 225 सदस्य हैं जो राष्ट्रीय परिषद के पूरे देश में जेडीयू के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और उसके बाद इस बैठक में वो फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि आने वाले समय में जेडीयू का जो भविष्य में रणनीति क्या होगी जेडीयू को लेके, ये तय हो जाएगा। तो आनंद, ये भी कहा जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि शायद बड़े फेरबदल भी हो सकते हैं, नए चेहरों को आगे मौका दिया जा सकता है। क्या संगठन में फेरबदल संभव है? ऐसा लग रहा है, ऐसे चौंकाने वाले चेहरे भी आ सकते हैं क्या सामने? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उस बिंदु पर आ ही रहा था। चूंकि प्रदेश में जब जेडीयू ने इस बार चुनाव लड़ा था तो कई सारे नेताओं पर ये सवाल उठे थे कि उन्होंने अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी पूरी नजर है और उन्होंने जो रिपोर्ट मंगवाया है, जिन वजहों की बात हम आपको बता रहे थे, उन वजहों की भी चर्चा होगी और उनकी भूमिका को भी जांचा जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है, युवा चेहरों को प्राथमिकता मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जेडीयू को अगर लंबे रेस में टिके रहना है तो उन्हें युवा चेहरों को आगे करना होगा। तो जाहिर सी बात है, संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। चलिए, हम आनंद आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और देखेंगे क्या कुछ होने वाला है वहां। तो देखिए, ये अहम कवायद हो रही है आज और हम आपको बता दें कि अहम बैठक इसे कह सकते हैं। और क्या कुछ होगा जेडीयू का आगे, रणनीति क्या रणनीति होगी, कैसे चुनाव लड़ेगी, कहां विस्तार होगा, ये तमाम चीजें थोड़ी देर बाद साफ हो जाएंगी। इधर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में बड़ा सियासी संकट आने वाला है और इसके लिए बीजेपी और जेडीयू जिम्मेवार हैं।
वह जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि अरुणाचल में जो पार्टी के साथ हुआ वो किसी भी सहयोगी दल के लिए ठीक नहीं है। वहीं आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को उसी के तीर से घायल कर दिया है। जेडीयू के राजनीतिक अस्तित्व पर एक बड़ा संकट इस बिहार चुनाव परिणाम ने खड़ा किया है और इसके लिए खुद नीतीश कुमार जी दोषी हैं और उनके जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी उसके नेता दोषी हैं। अब इस संकट से जेडीयू को कैसे नीतीश कुमार निकालते हैं ये उनका विषय है, लेकिन जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो इतना संकेत दे रही है कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे एमएलएस के साथ जो किया, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां ये करती रही हैं। अलायंस पार्टनर होने की हैसियत से ये एथिक्स अलाउ नहीं करता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों किया, क्यों हुआ ऐसा, ये हमारे लीडर्स तय करेंगे। और जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी प्रस्ताव लाएगी, अब तो जेडीयू की हालत ऐसी हो गई है कि अब अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो जेडीयू क्या प्रस्ताव लाएगी? और जो भी प्रस्ताव लाएगी, जेडीयू को जो आघात पहुंचाया है बीजेपी ने, जेडीयू के तीर से ही बीजेपी ने जेडीयू को घायल कर दिया है। अब इस जख्म पर जेडीयू किससे मरहम पट्टी कैसे करवाएगी, ये जेडीयू सोचे। और अब बात तेज प्रताप यादव की। रांची में पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने ऐसा दावा किया जो बहुत कुछ इशारा करता है। दरअसल पिता से मिलकर बाहर निकले तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया कि बिहार में सरकार जल्द ही गिरने वाली है। उन्होंने कहा कि बहुमत में एनडीए की संख्या महागठबंधन से कम है, लिहाजा बहुत जल्द ही सरकार गिरने वाली है। मौजूद जो है नीतीश कुमार जी की पार्टी का वो खत्म हो चुका है पूरे तरीके से, और सब जगह से टूट ही टूट हो रहा है। अब बहुत जल्दी सरकार गिरने वाला, बहुत जल्दी सरकार गिरने वाला। और जब सरकार गिरने वाले तेज प्रताप के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की माने तो तेजस्वी तेज प्रताप दोनों भाई बिहार में सरकार बनाने का सिर्फ सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी तेज प्रताप पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी और तेज प्रताप जो सपना देख रहे हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का, वो कभी साकार नहीं होगा। उनका सपना सपना ही रह जाएगा। जदयू को या भाजपा को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पहले वो अपनी महागठबंधन को संभाले। तो मेरा अनुरोध है दोनों भाइयों से कि पहले आपस में मिलकर तय कर लें कि जनता के बीच में जाकर बोलना क्या है। क्या बिहार में 2021 में चुनाव होगा या फिर जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनेगी? दोनों चीजें अपने से करें। वो जो जख्म बीजेपी ने जेडीयू को दिया है, उस पर मरहम पट्टी जेडीयू किससे करवाएगी, ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन श्री तेज प्रताप जी ने ठीक ही कहा है कि आने वाले समय में नए वर्ष में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। मुजफ्फरपुर में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें 4 साल के एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग लगने से 9 परिवारों के घर जलकर खाक हो गए हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ भी बचाया नहीं जा सका। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा की है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 8:30 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सभी लोग घर के बाहर निकल गए। मोहम्मद गफूर के घर में खाना बन रहा था। महिलाएं उसे जलता हुआ छोड़कर ही निकल गई और इसी बीच गैस का चूल्हा और वहां रखा सामान जलने लगा और मोहम्मद गफूर के घर में आग लग गई। घर में सो रहे बच्चे की इस दौरान जलकर मौत हो गई। गोली का चर्चा चला है। आदमी जो है कि खाना बना रहा था, गैस लीक कर गया। आदमी सब उधर गोली के चक्कर में भाग चला कि मेरा घर का सामान का गोली मार दिया, गाड़ी छीन लिया, मतलब एटो। अब उसी में सब उधर भागा। इधर जो है कि गैस लीक कर गया, आग लगा और मेरा पोता जल के मर गया। बहुत लॉस हो गया, 10 लाख के संपत्ति जल गया। बेटी की शादी करने के लिए सारा गहना जेवर कपड़ा लत्ता हर चीज हम जोटा के रखे थे कि बेटी है, लड़की की शादी है, अभी नहीं करेंगे, 2 साल भर में करेंगे। बाकी हर चीज हम गरीब आदमी है, हर चीज जोड़ के रखे थे।
इधर सिवान में एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन कर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही ऑन द स्पॉट फाइन भी काटा जा रहा है। सिवान से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने गोपालगंज मोड़ का जायजा लिया। सिवान जिला प्रशासन कोरोना को लेकर पूरी तरह से एक्शन मूड में दिख रही है। इस वक्त हम मौजूद है गोपालगंज मोड़ पे, जहां आप देख सकते हैं एएसडीएम के नेतृत्व में तमाम जो अधिकारी है यहाँ पे फाइन ऑन द स्पॉट काटा जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो चालान है उन चालान काटा जा रहा है। यानी पूरी तरह से कोरोना के लेकर जिला प्रशासन एक्शन मूड में है। हमारे साथ एएसडीएम है चंदन जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के लेकर किस तरह की पहल की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ। मास्क चेक किया जा रहा है लोगों का, मास्क अवेयरनेस इससे लोगों में फैलेगी और जो हम कोरोना को फाइट कर रहे हैं अब नेशन वाइज, स्टेट वाइज, अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज, इससे बढ़ावा मिलेगा। इवन हम साथ ही साथ हेलमेट का भी चेकिंग कर रहे हैं सो दैट कि उनके रोड सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए। और ये सब कुल मिला के हम सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को। कितना का चालान काटा जा रहा है जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर से? ये 50 रुपये का मास्क के लिए जो है उनको फाइन किया जा रहा है और हेलमेट का भी फाइन किया जा रहा है 500 रुपये का ईच। ये थे हमारे साथ एएसडीएम का कहना था कि कोरोना के लेकर हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हेलमेट की चेकिंग भी की जा रही है, साथ ही साथ मास्क का भी चेकिंग किया जा रहा है ताकि कोरोना जैसे महामारी को की जंग में हम लोग जीत सके। यानी पूरी तरह से सिवान प्रशासन एक्शन मूड में दिख रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अगली खबर वैशाली का महुआ से, जहां हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्केट के प्यारेपुर गांव के पास पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। पुलिस ने उस वक्त छापेमारी की जब शराब कारोबारी ट्रक से शराब के कार्टन उतार रहे थे, लेकिन पुलिस की धमक मिलते ही शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग रहे हैं। आपको बता दें कि शासन कारोबारियों ने शराब के कार्टून के ऊपर नारियल के बोरे रखे थे, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नारियल के बोरे के नीचे शराब छिपा कर रखी गई थी। पुलिस मौके पर सही समय पर तो पहुंच गई, लेकिन पुलिस के साथ सिर्फ शराब ही लगी हाथ उनके, धंधेबाज वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस विदेशी शराब समेत ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बक्सर में 27 केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा होनी है। कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइंस को लेकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही। बक्सर रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थी डेरा डाले हुए हैं। 12 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। परीक्षार्थियों के रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली उन्हें। इससे इस कड़ाके की सर्दी में उन्हें काफी परेशानी हुई। अलाव और प्लास्टिक के सहारे परीक्षार्थियों ने रात गुजारी है। विभाग को तो पहले इतना दूर सेंटर देना ही नहीं चाहिए। उसको एक जिला है तो दूसरे जिला में दे देता, बगल के जिला में दे देता। 500 किलोमीटर दूर दिया है, ना तो ट्रेन है ना कुछ। हम लोग कोई रात में आया है, कोई सुबह में है, एक ट्रेन है, उसके बाद छूटा है तो सबका एग्जाम छूटेगा। बस एक ही ट्रेन था, उसके बाद सबका एग्जाम छूटने वाला है। परीक्षार्थी बहुत तरह से परेशान है। बहुत दूर दूर से सेंटर दिया गया, होम डिस्ट्रिक्ट में देना चाहिए, अगल बगल देना चाहिए। मैं खुद भागलपुर से आकर के बक्सर में आया हुआ हूँ। कल 4 बजे ही अपने घर से चलना हुआ। रात भर इस कड़ाके की ठंड में स्टेशन पे दिन रात बिताने के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं। ऊपर से कोविड-19 के काल में, कोरोना काल में ट्रेन की स्थिति भी बद से बदतर है। टिकट की बुकिंग नहीं होती है, आईआरटीसी पर बार बार फेल हो जा रहा है। ये बिहार सरकार एवं रेलवे को दोनों को परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी। इधर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर आरा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में कुल 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षार्थियों की संख्या 22,070 है। सभी केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई शहरों से परीक्षार्थी आरा पहुंचे हैं। ठंड के मौसम में परीक्षार्थियों ने अपनी रात स्टेशन पर ही गुजारी। परीक्षार्थियों ने रेलवे से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है। सबसे ज़्यादा सर ट्रेन की परेशानी हुई। ट्रेन नहीं मिलती है, ट्रेन है ही नहीं सर। रिजर्वेशन नहीं मिला, बड़ी मुश्किल में रिजर्वेशन कराया तत्काल में, उसके बाद आए, अब रूम्स नहीं है। वहीं रोहतास के 34 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी परीक्षा आयोजित की जा रही है। सासाराम में इसके लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए तो वहीं 10 परीक्षा केंद्र डेहरी ऑन सोन में बनाए गए। आज सुबह से ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। सासाराम में भी बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी पूरी है और रोहतास जिला के कुल 34 परीक्षा केंद्रों पर
बीपीएससी की परीक्षा आयोजित होनी है और जिसमें सासाराम में कुल 24 तथा डेहरी ऑनसोन में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। और जो दूर दूर से छात्र आए हुए हैं यहाँ परीक्षा में भाग लेने के लिए, वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और एक सीटिंग की परीक्षा है। और सासाराम के सभी केंद्रों पर, सासाराम के सभी 24 केंद्रों पर सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही डेहरी ऑनसोन के जो 10 परीक्षा केंद्र है वहां भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। तो रोहतास जिला के कुल 34 परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब बात सर्दी की। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है। लगातार पारा गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर सुबह और शाम में कनकनी से लोग ज्यादा परेशान हैं। ठंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है और जैसे जैसे शाम ढलती है तथा सुबह में कनकनी बढ़ जाती है। आज भी सासाराम में मौसम पूरी तरह से सर्द है और लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे लोग जो कामकाजी लोग हैं उन लोगों को परेशानी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ये जो अमूमन रास्ता जो है काफ़ी चहलकदमी वाला है, लेकिन ठंड के कारण बहुत लोग निकल नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने घरों में रह रहे हैं। जी, क्या परेशानी है ठंड से? जी, विशेष अभी ठंड में सुबह निकल कनकनी बॉडी में नहीं होता है सर। हाथ किसी तरह से ढक करके निकल रहा है। कनकनी भरी है। जी जी जी, काफी सर। कभी कभी आग तब मिल गया तो ये चाय पीने के बाद चाय दुकानों पर हम लोग चाय आग पर शुरू करते हैं सर। बिना दस्ताने के चलने में भी गलत लग रही है सर। हाइट से और परेशानी सर। अगर हेलमेट ना हो और हाथ में दस्ताने ना हो और अंदर में कुछ वैसा ठंड से बचाव करना हो, बहुत गड़बड़ लग रहा है सर। तो लोगों का कहना है कि अगर गर्म कपड़े ना हो तो बहुत परेशानी होती है। खासकर जो कामकाजी लोग हैं जो बाइक से कहीं आते जाते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम में सर्दी का सितम जारी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। ठंड और कोहरे के कारण पटना हवाई अड्डे से हवाई जहाज भी समय से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का अधिकांश फ्लाइट या तो रद्द है या फिर समय से वो उड़ान नहीं भर पा रही है। ऐसे में लोगों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। 1.5 घंटे डिले हो गई है। अब तो आप सामने देख सकते हैं, फ्लाइट आदमी इसीलिए करता है क्योंकि टाइम पे रहे। अब 1.5 घंटे डिले हो गया, आप सामने देख रहे हैं। हाँ, ठंड की वजह से हो रही है, बहुत सारी परेशानी हो रही है। हम लोग को टाइम से पहुंचना था वहाँ पे, हम लोग का काम भी था, जो काम भी डिले हो रहा है हम लोग इसकी वजह से। मुश्किल तो थोड़ी बहुत होती ही है क्योंकि समय पे सब किसी को जाना रहता है, टाइम पीरियड सब बना रहता है, उसी हिसाब से शेड्यूल देखते हुए आदमी फ्लाइट बुक करता है, सबका टाइमिंग उसी हिसाब से लेता है, तो थोड़ी मुश्किल तो होती है। क्या नाम है आपका? रॉबिन। अयोध्या के साथ साथ मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भी विकसित करने का काम चल रहा है। पुनौरा धाम के विकास के लिए 161 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस राशि से पर्यटकों के लिए आवास की सुविधा और उर्विजा कुंड के सौंदर्यीकरण का काम होगा। सीतामढ़ी के डीएम ने पुनौरा धाम का जायजा लिया और निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये बहुत ही अच्छा ये है और सीतामढ़ी जिले में बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस जिला में है और इसी क्षेत्र में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, यात्री ठहराव की जगह और बाकी सब सुविधाओं का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है और भविष्य में इसमें बहुत आगे का कार्य किया जाएगा और सीतामढ़ी जिला विश्व पटल में एक बहुत ही अच्छा टूरिज्म का स्पॉट उभर कर आएगा। डाक विभाग अब गया का प्रसिद्ध तिलकुट लोगों को मुहैया कराएगा। जी हां, पटना जीपीओ से इसकी शुरुआत हो गई है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने इसकी शुरुआत की। अनिल कुमार ने बताया कि डाक परिमंडल की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 315 डाकघरों से यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पटना के 5 डाकघरों में गया का तिलकुट उपलब्ध रहेगा। आज बहुत खुशी की बात है कि डाकघर ने गया का मशहूर तिलकुट जो ISO सर्टिफाइड है, FSI के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी सर्टिफाइड है, डाकघर के माध्यम से पटना के पब्लिक के लिए आज उपलब्ध कराया गया है। 5 डाकघर पटना में हैं, पटना जीपीओ, बांकीपुर, लोहिया नगर, पटना सिटी और पटना। ये वहाँ डाकघर में भी उपलब्ध रहेगा।
लगा था। इसके अलावा डाकिया के माध्यम से लोगों के घर घर ये पहुँचाया जाएगा। इधर गया में भी डाकघर से तिलकुट आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। गया डाकघर में आप ऑनलाइन तिलकुट भी बुक करा सकते हैं। इसके बाद तिलकुट सीधे आपके घर तक पहुंच जाएगा। डाक विभाग की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया जिस पर आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। गया का प्रसिद्ध तिलकुट पूरे पटना में आज से बिकना प्रारंभ हो गया है। पटना जीपीओ के काउंटर के माध्यम से उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्ग निर्देशन में गया प्रधान डाकघर में भी गया का प्रसिद्ध तिलकुट आज से बिकना प्रारंभ हुआ है। पर्सनल काम के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के उपरांत हमें पता चला कि आज यहाँ तिलकुट मिलने का भी एक तरह से शॉप ही खुला है और उसको मैंने परचेज किया और ये बड़ा खुशी हुआ कि तिलकुट हमारे गया शहर में खरीदने के लिए मकर संक्रांति के समय काफ़ी भीड़ लगती है और यहाँ पर कोई भी अभी फिलहाल भीड़ नहीं है, तो जितना भीड़ का सामना है शहर में करना पड़ता है यहाँ आराम से मिल जाएगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।